Hello everyone. Welcome to another high yield, crisp and analytical session of current affairs with Veranda IAS. This is me Supriya and we shall see today's important current affairs. आज का सेशन जो है एकदम पावर पैक्ड होने वाला है क्योंकि हम कवर करने वाले हैं 5 रेलेवेंट टॉपिक्स जो यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ये टॉपिक सिर्फ न्यूज में रहे हैं बल्कि डायरेक्ट लिंक्ड है आपके यूपीएससी के जीएस पेपर 2 और 3 और एसए के थीम के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए एक छोटी सी झलक देखते हैं कि ये आज के टॉपिक्स हैं क्या। India's 5-nation diplomatic tour और ब्रिक्स समिट जिसमें मल्टीपोलैरिटी और ग्लोबल रीअलाइनमेंट की बात हो रही है, इसके बारे में है ये आर्टिकल। जो साउथ साउथ कोऑपरेशन और डेवलपमेंट फाइनेंस में इंडिया का नया ग्लोबल स्ट्रेटेजी है, उस पर भी हम एक बार नजर डालेंगे। देन वी मूव टुवर्ड्स एआई इन इंडिया की क्यों स्ट्रेटेजी बिफोर मिशन जरूरी है, ये आर्टिकल इसके बारे में बात करता है। Then we will go forward with QS World Rankings में इंडिया की परफॉर्मेंस की बात। और एक बहुत ही बर्निंग सोशो इकोनॉमिक टॉपिक है कि गिग वर्कर्स जो है और इंडिया की फ्लॉड लेबर स्टैटिस्टिक है उसका इम्पैक्ट किस हद तक बढ़ चुका है, दैट विल सी। तो चलिए शुरू करते हैं इस धमाकेदार सेशन की, जहां पे फैक्ट्स के साथ साथ हम कॉन्टेक्स्ट भी सीखेंगे, हेडलाइंस के पीछे की अंडरस्टैंडिंग को और एनहांस करेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू आवर फर्स्ट टॉपिक, इंडियाज 5 नेशन विजिट्स एंड ब्रिक्स समिट के बारे में। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आई विल गिव यू द यूपीएससी सिलेबस के रेलेवेंस का इस टॉपिक से के साथ क्या रिश्ता है, आई ट्राई एंड टेल यू। तो ये टॉपिक हम जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हैं डायरेक्टली इंटरनेशनल रिलेशन के थीम के साथ, जहां पे इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया एंड इट्स नेबरहुड जो है सिलेबस में होता है, या फिर बाइलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स जो ब्रिक्स उसमें आता है, यू कैन रिलेट टू दैट थीम। तो लेट्स स्टार्ट, जहां पे हम देखेंगे कि डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजी के जब मिलन होता है तो कैसे उसका इफेक्ट क्या होता है। हमारे प्रधानमंत्री जो है उन्होंने रिसेंट 5 नेशन विजिट किए। जो 5 नेशन थे वो थे घाना, त्रिनिदाद, टोबैगो, अर्जेंटीना, नामीबिया और ब्राजील। अब एक क्लियर सिग्नल ये है इस बात से कि इंडिया का ग्लोबल साउथ का वॉइस वो खुद बनना चाहता है। ये विजिट बस एक आप कर्टेसी के लिए नहीं थी, ये एक कैलकुलेटेड डिप्लोमेटिक मूव था जिसने कल्मिनेट किया ब्रिक्स समिट में। अब इस टूर के जो है 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला था स्ट्रेंथन इंडियाज फुटप्रिंट इन ग्लोबल साउथ, यानी एशिया, अफ्रीकन, लैटिन अमेरिका जैसे रीजन्स में। और वहां पे क्या देखा आपने, अभी तक के हमने देखा है वहां पे वेस्ट डोमिनेट। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि सीमेंट स्ट्रॉन्ग बाइलैटरल टाइज, जैसे अर्जेंटीना के साथ स्पेस कोऑर्डिनेशन, ब्राजील के साथ एग्रीटेक पार्टनरशिप या नामीबिया के साथ एक क्रिटिकल मिनरल्स पे बात। तो ये ऑब्जेक्टिव सेकंड। थर्ड में ब्रिक्स समिट के प्लेटफॉर्म पर मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात को बहुत ही अग्रेसिवली पिच करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तीसरा ऑब्जेक्टिव था, जहां एक ही सुपर पावर का डोमिनेशन ना हो, एवरीबॉडी वुड गेट द फेयर एंड इक्वल चांस। अब आज का जो बज़वर्ड है आप देखोगे, मल्टीपोलैरिटी हमेशा न्यूज में होता है। इसका मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा वर्ड है या कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा ग्लोबल सिस्टम है जहां सिर्फ यूएसए या चाइना डोमिनेट ना करे, बल्कि इंडिया जैसे इमर्जिंग पावर्स भी उसमें इक्वल से रखे। इस विजिट ने एक और सिग्नल दिया कि द पुश फॉर डी-डॉलराइजेशन। अब इसका मतलब क्या है? इंडिया ने वॉइस उठाई कि क्यों ना ऑल्टरनेट पेमेंट मैकेनिज्म बनाए जाए जिससे डेवलपिंग नेशंस की डिपेंडेंसी डॉलर पे कम हो जाएगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट टू आवर इकोनॉमी एज वेल। तो ये सिर्फ फॉरेन ट्रिप के हिसाब से नहीं देखेंगे हम इसको, ये एक फॉरेन पॉलिसी का नैरेटिव सेटिंग था। इंडिया कह रहा है कि we don't want to choose sides in bipolar world, we want to reshape the world into multipolar, जहां पे हमारे जैसे नेशंस को अपने आप को रिप्रेजेंट करने का इक्वल चांस मिले। तो ये जो हम डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं उसे शेप होती आ रही है।
करंट डिप्लोमेसी को अगर आपको अच्छे से समझना होगा ना, तो आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ। इंडिया का जो ग्लोबल साउथ के साथ डीप कनेक्ट है वो आज का ही नहीं है, ये एक लेगेसी है लीडरशिप की। सोचो 1950s में जब दुनिया कोल्ड वॉर को दो ब्लॉक्स में डिवाइड कर रही थी, तब इंडिया ने लीड किया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। पंडित नेहरू जी ने कहा था कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अपना रास्ता खुद चुनेंगे। ये स्पिरिट आज भी इंडिया की साउथ साउथ कोऑपरेशन में हमेशा दिखी है, जैसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे नेशंस के साथ। ब्रिक्स की बात करेंगे तो ओरिजिनली 2009 में उसका फॉर्मेशन हुआ था 4 कंट्रीज के साथ। 2020 लेट मी गेट द फैक्ट्स राइट, हाँ, जो कंट्रीज थे ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। 2010 में जो हुआ, साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था उसमें, और तब इसका नाम ब्रिक्स हो गया। इसका मतलब क्या था? सिंपल वेस्टर्न डोमिनेशन का काउंटर बैलेंस क्रिएट करने के लिए, स्पेशली जो G7 और IMF जैसे इंस्टीट्यूशंस है, उसके अगेंस्ट एक नया मॉडल डेवलप किया गया हमारे नेशंस ने। और अब जब ब्रिक्स एक्सपांशन की बात हो रही है, तो इंडिया अगेन उसी लीडरशिप रोल में आ रहा है, जहां वो डेवलपिंग नेशंस के वॉइस को शेप करेगा। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात आपको जाननी चाहिए। पीएम मोदी ने जो टोबैगो विजिट किया था, उसका एक डीप कल्चरल कनेक्ट भी है। वहां पे नियरली 40% ऑफ द पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन की है, और 2025 में 180 इयर्स हो जाएंगे फर्स्ट इंडियन जहां पे वो लेबर्स हैं वहां पे फर्स्ट टाइम गया था। इट्स बीन 180 इयर्स। तो ये विजिट सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, ये एक डायस्पोरा कनेक्ट भी था। तो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे इंडिया प्रेजेंट्स फॉरेन पॉलिसी is rooted in its historical role as a leader of global south. तो यहाँ पे हम समझते हैं कि ब्रिक्स जो है उसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ये ग्रुपिंग दुनिया के पावर बैलेंस को रिडिफाइन करेगा। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल इन्फ्लुएंस की। ब्रिक्स कंट्रीज टुगेदर रिप्रेजेंट 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन और लगभग 25% की ग्लोबल जीडीपी का हिस्सा है। यानी कि यहाँ पे ये दुनिया का एक बड़ा चंक है इस प्लेटफॉर्म में इंक्लूडेड, लेकिन फिर भी इनकी ग्लोबल डिसीजन मेकिंग बॉडी जैसे यूएनएससी और आईएमएफ में पावर रिप्रेजेंटेशन अभी नहीं है। और इसीलिए ब्रिक्स बन गया है एक एडवोकेसी ग्रुप फॉर रिफॉर्म, जो डिमांड करता है मोर डेमोक्रेटिक ग्लोबल गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को। If we talk about financial architecture, ब्रिक्स जो है सिर्फ पॉलिटिकल ग्रुपिंग नहीं, को सपोर्ट करने के लिए भी मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया। When ये जो हमारे डेवलपिंग नेशंस थे, यानी कि उन्होंने बनाया अपने आप के लिए एक अल्टरनेटिव फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा कि ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है जिसका हेडक्वार्टर शंघाई में है, आई टेल यू, तो उसका ऑब्जेक्टिव ये था, ये बनाने के पीछे डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देना विदाउट वेस्टर्न कंडीशनैलिटीज। तो उन्होंने ऐसा आर्किटेक्चर बनाया जो हमारे लोकल कंट्रीज को लोकल करेंसी ट्रेड को भी प्रमोट करे, ताकि डॉलर के डोमिनेशन को ग्रेजुअली कंट्रोल कर सके हम। यानी एक अल्टरनेटिव फाइनेंशियल आर्किटेक्चर क्रिएट करने की कोशिश की उन्होंने। एंड तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि वॉइस फॉर डेवलपिंग नेशंस। इंडिया इस प्लेटफॉर्म का यूज कर रहा है एज ए लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ एंड एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे रीजन्स में इंडिया अपनी लीडरशिप को असर्ट कर रहा है, बी थ्रू टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी एंड क्लाइमेट एक्शन। तो ब्रिक्स जो है is just not about economy या politics. It's about equity, reform and strategic autonomy बाकी सारे nations के लिए, जहां पे हम leadership का role play कर रहे हैं to become the voice of those nations. ये जो हमने डिप्लोमेटिक पुश देखा ना, इसका लॉन्ग टर्म गेम क्या है और इंडिया चाहता क्या है, इस सब से हम लोग इससे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप समझिए, रीशेपिंग ग्लोबल ट्रेड हैज बिकम द मोटो।
इंडिया इज ओपनली पुशिंग फॉर डी-डॉलराइजेशन, यानी कि ऐसी ग्लोबल ट्रेड जिसमें डॉलर पे डिपेंडेंसी कम हो और लोकल करेंसीज का यूज ज्यादा बढ़ जाए। और ये सिर्फ फाइनेंशियल डिसीजन नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है जिसे इंडिया और ग्लोबल साउथ की कंट्रीज एग्जिस्टिंग ट्रेड आर्किटेक्चर में। सेकेंड आता है बात बिल्डिंग कोएलिशंस में। जब इंडिया ऐसे नेशंस के साथ रहेगा जिनके पास कलेक्टिव वोट है, यूएन, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ जैसे प्लेटफॉर्म्स में, तो वो मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स में सपोर्ट गेन करता है। ये कोएलिशन इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म जैसे कंटेंशियस इशू पे लेवरेज देगा। When it comes to becoming a leading power, इंडिया सिर्फ एक बैलेंसिंग पावर नहीं बनाना चाहता, जैसे यूएस चाइना के बीच में एक मिडिल पाथ। इंडिया चाहता है कि वो ग्लोबल ऑर्डर का शेपिंग फोर्स बने, जहां उसका इन्फ्लुएंस बढ़े, लीडरशिप और विजन दोनों रिप्रेजेंट कर पाए वो। डिप्लोमेसी सिर्फ डिफेंस और इकोनॉमी में नहीं, कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज, डायस्पोरा सब उसका पार्ट होते हैं। एंड इंडिया का जो कल्चर और सिविलाइजेशन है, उनके टाइज हैं जैसे योगा, आयुर्वेदा यूज टू डेवलप आवर सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, स्पेशली जो अटलांटिक एंड साउदर्न हेमिस्फीयर है वो एरियाज में। तो यहाँ पे ये बात हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक नए डायरेक्शन, हाँ स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट एक के साथ वैल्यू बेस्ड लीडरशिप भी दिखेगी हमें। अब ये सिर्फ एक विजिट की तरह नहीं, हम देखेंगे इसको एक विजन की तरह, जहां पे मल्टीपोलैरिटी विद इंडियन लीडरशिप को प्रमोट करेंगे हम। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, भी रेलेवेंट है आपके इंटरनेशनल रिलेशन के थीम से। अगर हम ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें जो GS3 में आता है, उससे भी ये इम्पोर्टेंट है थीम। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शिफ्ट की जो ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंसिंग का फ्यूचर रीडिफाइन कर रहा है, और उसमें इंडिया का नया तरीका, मतलब उनका रोल क्या है, वो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। इंडिया अब अपनी डेवलपमेंट असिस्टेंट पॉलिसी को रीशेप कर रहा है। इसका मतलब क्या है? एड देने का तरीका बदल रहा है। पहले इंडिया मोस्टली लाइन ऑफ क्रेडिट देता था, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज को लोन्स दिए जाते थे इंफ्रास्ट्रक्चर या एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन अब ये फोकस जो है शिफ्ट हुआ है और एक इंक्लूसिव और डाइवर्सिफाइड मॉडल की तरफ शिफ्ट हुआ है। नया मॉडल जिसमें शामिल है ग्रांट्स बिना इंटरेस्ट के, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे स्किलिंग, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे यूपीआई, डिजिटल हेल्थ स्टैक एक्सपोर्ट करना एक्सेट्रा। और सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रायंगुलर कोऑपरेशन, जहां इंडिया किसी थर्ड कंट्री के साथ मिलके एक डेवलपिंग नेशन को सपोर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो रिसेंटली इंडिया, जापान, अफ्रीका का इनिशिएटिव हमने देखा, समथिंग लाइक दैट। अब सवाल उसमें ये है कि ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि आज के डेवलपिंग नेशन डेट क्राइसिस का सामना कर रहे हैं और वेस्टर्न एड श्रिंक हो रही है, या तो कंडीशनल हो गई है या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ ही आती है वो। तो इंडिया अब खुद को पोजीशन करना चाहता है एज अ ट्रस्ट बेस्ड डेवलपमेंट पार्टनर, जो वेस्ट के एड मॉडल का एक अल्टरनेटिव बने। आज के ये जो नया मॉडल है, इट इज बेस्ड ऑन पार्टनरशिप एंड नॉट पैट्रोनेज। हम आज के डेट में इतना तो समझ गए हैं ना कि हर पॉलिसी शिफ्ट के पीछे एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जरूर होता है। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे डेवलपमेंट एड मॉडल इवॉल्व हुआ फ्रॉम इमोशनल सॉलिडारिटी टू स्ट्रेटेजिक स्ट्रक्चर। अर्ली इयर्स में देखोगे आप तो एक पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का डेवलपमेंट कोऑपरेशन मॉडल था साउथ साउथ सोलैरिटी। अब एक सिंबल था इस मॉडल का इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, जो 1964 में लॉन्च हुआ था। इसका मोटो सिंपल था, हम सेल्फ रिलायंट बन गए हैं, अब दूसरे डेवलपिंग नेशंस को एम्पावर करेंगे। ITAC के थ्रू इंडिया ने फ्री ट्रेनिंग, स्कॉलरशिप्स, टेक्निकल एक्सपर्टीज एक्सपोर्ट किया अक्रॉस एशिया, अफ्रीका एंड बियॉन्ड। फिर आया 2010 के एरा में जो फॉर्मलाइजेशन हुआ काफी। इंडिया ने अपना अप्रोच फॉर्मलाइज किया विद आइडियाज स्कीम, इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम। यहाँ से आया ये लाइन ऑफ क्रेडिट की बात मॉडल, जहां पे लोन दिए जाते थे तो एक्सिम बैंक विद कंसेशनल इंटरेस्ट एंड लॉन्ग रीपेमेंट पीरियड्स।
एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे कैसे अफ्रीका में पावर प्लांट्स, रोड्स और रेलवे प्रोजेक्ट्स फंडेड किए गए हैं बाय इंडियन थ्रू एलओसी। अब ये मॉडल स्ट्रेटेजिक था, लेकिन क्रिटिसिज्म भी मिला काफी क्योंकि रेसिपिएंट नेशन ट्रैप में चला गया था बिकॉज ऑफ द डिले ऑफ द प्रोजेक्ट। नई स्ट्रेटेजी क्या है? आज इंडिया प्रमोट कर रहा है एक बहुत ही अच्छा मॉडल, बैलेंस्ड मॉडल, ट्रायंगुलर कोऑपरेशन, जहां पे इंडिया प्लस कोई डेवलप्ड नेशन प्लस जो रिसिपेंट नेशन होगा उनके साथ मिलकर काम करेगा। ये जो ग्लोबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन है जिसमें ग्रांट्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक ट्रांसफर सभी बैलेंस्ड एक मिक्स मिलेगा आपको। इंडिया कहना चाहता है कि ना सिर्फ लोन देंगे, ना सिर्फ ग्रांट्स देंगे, बल्कि हम एक सस्टेनेबल और रेसिपेंट फ्रेंडली मॉडल बनाएंगे। जो ये मॉडल बना रहा है इंडिया, ये एक ट्रस्टेड पार्टनर क्रिएट करेगा, ना सिर्फ पावरफुल बल्कि पर्पसफुल लगेंगे हम लोग इस इनिशिएटिव्स के बाद। आफ्टर व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, हम एक क्वेश्चन तो हमारे जहन में आता है कि व्हाई दिस शिफ्ट दैट इज अवे फ्रॉम लाइन ऑफ क्रेडिट। ऐसा क्यों, ऐसा शिफ्ट करने की क्या जरूरत आन पड़ी? तो अगर एलओसी से काम चल ही रहा था तो इंडिया ने उसे शिफ्ट क्यों किया? तो इसका आंसर डायरेक्टली लाई करता है डेट क्राइसिस में, श्रिंकिंग एड्स में वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, और जो ग्लोबल स्ट्रेटेजी शिफ्ट होती रहती है उनके साथ। डेट सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे तो वो एक ग्लोबल साउथ के कई कंट्रीज स्पेशली पोस्ट कोविड लोन ट्रैप में जा चुके हैं। ये ओवर इंडेटनेस इतनी ज्यादा हो गई है कि नए लोन्स लेके आना उनके लिए फाइनेंशियली रिस्की हो रहा है। तो अगर इंडिया फिर भी एलओसी मॉडल फॉलो करेगा तो या तो वो रीपे नहीं कर पाएंगे या इंडिया का गुडविल खत्म हो जाएगा। अब इससे इंडिया ने कहा कि लेट्स मूव टू लो रिस्क मॉडल्स लाइक ग्रांट्स, टेक ट्रांसफर्स एक्सेट्रा। ये जो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस है ना, वो बहुत श्रिंकिंग पाया गया। जैसे वेस्ट का जो ट्रेडिशनल एड था, जिसे हम कहते हैं ओडीए, वो भी डिक्लाइन हो रहा है। वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट के मुताबिक देयर इज अ $97 बिलियन गैप इन डेवलपमेंट फाइनेंस। और यहाँ इंडिया ने देखा एक अपॉर्चुनिटी कि जब वेस्ट का वैक्यूम बना हुआ है तो इंडिया एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव मॉडल ऑफर करे जो ज्यादा इंक्लूसिव हो और लेस एक्सप्लॉइटेटिव हो। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट विद इंडियाज G20 एजेंडा, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव भी हम सर्व करेंगे। आपको याद होगा इंडिया ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान कंटिन्यूसली बोला था लेट्स रीबैलेंस ग्लोबल फाइनेंस, लेट्स फोकस ऑन द नीड्स ऑफ द ग्लोबल साउथ। इस शिफ्ट का ऑब्जेक्टिव भी वही है कि इंडिया सिर्फ डोनर कंट्री नहीं बनेगा बल्कि वॉइस ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड बनेगा। तो ये स्ट्रेटेजी सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है, जियोपॉलिटिकल असर्शन भी है। What clearly seen here is line of credit एक पुराना टूल है, अब इंडिया नए टूल किट के साथ आगे बढ़ना चाहता है, which will benefit all the three countries which will be participating in the new model. So let's move on to our very famous topic, artificial intelligence, directly related to कहाँ? GS3 में, साइंस एंड टेक में या एआई में डायरेक्टली लिंक होता है। कभी कभार इसको आप अगर आपके आर्टिकल को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको इसमें कुछ गवर्नेंस से रिलेटेड रेलेवेंस भी मिल जाएगा। का हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एक ऐसे विकसित होती टेक्नोलॉजी जो अगले 10 साल में दुनिया के जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सिक्योरिटी को हम रीडिफाइन करेगी ही। और सवाल यहाँ पे ये है कि क्या इंडिया इस रेस में सही स्ट्रेटेजी के साथ उठ रहा है? हमने एआई का मिशन अनाउंस कर दिया है बिना ग्राउंड वर्क के, मे बी जो इंडिया एआई मिशन रिसेंटली लॉन्च किया गया, जिसने बोल्ड विजन प्रेजेंट किया टू मेक इंडिया अ ग्लोबल एआई लीडर। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? मिशन तो आ गया है लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्ट्रेटेजी अभी तक मिसिंग देखी आपने। पॉलिसी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बिना क्लियर रोड मैप के, बिना पब्लिक कंसल्टेशन के एआई इम्प्लीमेंटेशन ओपेक और एक्सक्लूसिव हो सकता है और गवर्नेंस गैप काफी बढ़ेगा, जिससे वो रिस्क क्रिएट करेगा। जो टेक का ओवर सेंट्रलाइजेशन होता है, यानी पावर सिर्फ कुछ एंटिटीज के पास चली जाएगी, हम जहां पे उसका मिसयूज करेंगे टू बायस द कंट्रोल, है ना, वो और मुश्किलें पैदा करेगा। और सबसे बड़ा यहाँ पे चैलेंज ये है टेक्नो स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी। एआई का मिसयूज हो सकता है कई क्रिटिकल सेक्टर्स में, यानी अगर आप एआई को बिना फ्रेमवर्क के इंप्लीमेंट करेंगे तो उसका ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल
अंडरमाइन हो सकता है। तो व्हाट इज द क्लियर प्रॉब्लम यहाँ पे? पहले स्ट्रैटेजी बनाएंगे हम, फिर मिशन लॉन्च करेंगे। एआई में सोच समझ कर दौड़ लगाना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to train first than to just rather get up and start running. So this article will give us a very nice insights on how we can develop this framework with before planning a proper roadmap to it. तो ये जो हमने एआई की रेस देखी है, उसमें सबको भागना है, सबको आगे बढ़ना है। इट्स अ क्रेज नाउअडेज। लेकिन अगर नींव की कमजोर हो तो इमारत कभी ठीक बनेगी क्या, या फिर वो बहुत देर तक चलेगी क्या? हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इंडिया के जो एआई विजन है उसमें एक्चुअल कमी कहाँ पे है। वीक डोमेस्टिक गवर्नेंस। इंडिया का जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई जीपीएआई का लीड पार्टनर है, ठीक है, लेकिन खुद के घर में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिसिंग है। हमारे पास अब तक कोई कॉम्प्रहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन लॉ है ही नहीं, ना कोई एथिकल एआई रेगुलेशन है, ना कुछ प्रॉपर इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है। यानी कि टेक तो है लेकिन गवर्नेंस का ब्लूप्रिंट नहीं है। अब ये बहुत ही अनक्लियर मिशन जैसा लगता है व्हेनेवर यू गो थ्रू द डिटेल्स। इंडिया एआई मिशन 2024 में अनाउंस हुआ, उसमें गोल बताया उन्होंने एआई रिसर्च और स्टार्टअप्स को पुश करना। लेकिन मिशन के पास ना तो कोई डिफाइंड रोड मैप है, ना कुछ उसको लीगल बैकिंग है। यानी कि इनिशिएटिव है पर एक डायरेक्शन नहीं है। इट्स लाइक बिल्डिंग हाईवेज विदाउट नोइंग वेयर दे आर लीडिंग टू। अब सिग्निफिकेंट रिस्क आप यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे तो सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पे ये है कि एआई को डायरेक्टली सेंसिटिव सेक्टर्स में इंटीग्रेट किया जा रहा है, जैसे हेल्थ केयर, पॉलिसिंग एंड सर्विलेंस में। अब सोचिए बिना प्रॉपर सेफगार्ड्स के अगर एआई यूज हो जाएगा तो क्या हो सकता है? पहले तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट आप कभी भी आंसर में लिखना मत भूलिएगा, जॉब लॉस होगा। 26% से लगभग वर्कफोर्स इंपैक्ट होगी। डेटा का मिसयूज हो सकता है, वो बायस्ड और डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। स्ट्रेटेजिक एक्सप्लॉयटेशन, जो फॉरेन टेक प्लेयर्स होते हैं वो भी एक्सप्लॉयट करना स्टार्ट कर देंगे। तो एआई जो है एक टेक इशू नहीं है, ये गवर्नेंस का इशू है एक्चुअली। जब तक हम फाउंडेशनल पॉलिसीज नहीं बनाएंगे तब तक एआई का विजन बहुत ही हॉलो रहेगा। कि जो एआई का फ्यूचर है ना, यहाँ पे हमें दो रास्ते दिख रहे हैं, एक बिना डिटेक्शन, एक और बहुत ही अलग वेग, और एक बहुत इंक्लूसिव वेरी गुड गवर्नेंस के साथ। तो हमें यहाँ पे वही कॉन्ट्रास्ट जानने की कोशिश करनी है, विदाउट अ स्ट्रैटेजी वर्सेस विद राइट स्ट्रैटेजी। विदाउट स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है, हमने अभी डिस्कस किया। अगर एआई पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं बनाया गया तो इंडिया को फेस करना पड़ेगा बहुत बड़े थ्रेट्स। उसमें से ज्यादा थ्रेट्स होंगे 3, जो लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट होगा, क्योंकि जब लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि एआई उनका डेटा यूज कर रहा है तो इट्स लाइक अ ब्रेकिंग देयर ट्रस्ट। ग्लोबल आइसोलेशन होगा, क्योंकि ग्लोबल डिप्लोमेसी में एआई नॉर्म्स बनाने वाले कंट्रीज ही डिसीजन लेते हैं हमेशा। If you talk about the third threat, data concentration, जब इनोवेशन सिर्फ कुछ प्राइवेट जायंट्स के हाथ में चले जाएगा तो डिजिटल इनक्वालिटी फिर से बढ़ेगी। यानी एल्गोरिदम ही डिक्टेट करेगा, ओबे द एआई डोंट क्वेश्चन इट जैसा माहौल होगा। विद राइट स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है? इंडिया के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडिया को एआई को लोकमुख और लोकहित में डेवलप करने का। गवर्नेंस नॉर्म्स जो पब्लिक इंटरेस्ट के अराउंड सेंटर्ड हो डेवलप करें। एआई फॉर एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर और रूरल एरियाज में इंक्लूसिव ग्रोथ का इंजन बन सकता है। बट इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, ग्लोबल साउथ का एथिकल एआई लीडर बन सकता है इंडिया, जहां पे वैल्यू बेस्ड इनोवेशन हो रही है। यानी एआई सिर्फ एलिट के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो हमें इसको टेक्नोलॉजी की तरह नहीं, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखना चाहिए, और बिना स्ट्रेटेजी के ये कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक के अगेंस्ट जा सकता है। After talking about AI, let's move to our next topic. It is about India's higher education. अब हमेशा issues relating to education is directly related to GS2 के पेपर में कभी-कभी आप इसको ऐसे में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आज का टॉपिक एक बहुत प्राउड मोमेंट है फॉर इंडियन हायर एजुकेशन। इंडिया ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में एक हिस्टोरिक माइलस्टोन
अचीव किया है। फॉर द फर्स्ट टाइम 50 प्लस इंडियन यूनिवर्सिटीज फीचर हुआ ग्लोबल रैंकिंग्स में। वो एक बहुत ही 5 टाइम जंप है 2015 के कंपैरेटिव। अब टॉप परफॉर्मर इसमें रहा आईआईटी दिल्ली, जिसने सबसे बेहतर परफॉर्म किया। रैंक है 123 फॉलोड बाय सेवरल अदर आईआईटीज एंड आईआईएससीज। ये जंप रैंडमली नहीं हुआ है, इसके पीछे कंसिस्टेंट रिफॉर्म्स है, स्पेशली जो एनईपी 2020 है वो, जो हायर एजुकेशन को ग्लोबल बेंचमार्क के करीब ले जाने की कोशिश करता रहता है। फैक्टर्स दैट हेल्प इंडिया राइज मस्ट बी फोकस ऑन रिसर्च आउटपुट, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो का इंप्रूवमेंट करना, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को और ज्यादा एनहांस करना, एंड स्टूडेंट आउटकम्स एंड ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी को पुश करना, उनको बेटर बनाना। यानी ये जो चीजें हैं पहले सिर्फ विजन डॉक्यूमेंट्स में होती थी, अब वो एक्चुअल में इंस्टीट्यूशंस के केपीआईज में बन गई है। यानी कि रैंकिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं बना, इंडिया को एक बहुत ही एकेडमिक डिप्लोमेसी में आगे उभर के ले आ रहा है, जहां पे हम ह्यूमन कैपिटल की इंटरनेशनल स्टैंडिंग का इंडिकेटर बन चुके हैं। लास्ट स्लाइड भी सॉ कि कैसे 50 से ज्यादा इंडियन यूनिवर्सिटीज क्यूएस रैंकिंग्स में आए। आप समझते हैं कि ये इसके पीछे की ड्राइवर्स क्या हैं, ये सक्सेस कैसे पॉसिबल हुआ। लेट्स ब्रेक डाउन दिस इनटू 4 मेजर ड्राइवर्स। एनईपी 2020, ये एक विजनरी फाउंडेशन जैसे उन्होंने काम किया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने क्लियर डायरेक्शन सेट किया था टू फोकस ऑन मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग, रिसर्च ओरिएंटेड कल्चर और ग्लोबल एक्सपोजर थ्रू इंटरनेशनलाइजेशन। ये पॉलिसी ने यूनिवर्सिटीज को बस टीचिंग से निकालकर एक नॉलेज क्रिएटिंग इकोसिस्टम बनाने में मदद की। वी टॉक अबाउट प्राइवेट सेक्टर का पुश, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जैसे अशोका और शिव नदार अब सिर्फ बैकअप ऑप्शन नहीं रहे, दे आर कंपीटिंग टो टू टो विद आईआईटीज एंड आईआईएम्स इन टर्म्स ऑफ रिसर्च आउटपुट, इंटरनेशनल पार्टनरशिप, स्टूडेंट डाइवर्सिटी एक्सेट्रा। यानी कि कंपटीशन से क्वालिटी इंप्रूव हो रही है अक्रॉस द बोर्ड। इफ वी टॉक अबाउट रिसर्च फोकस, रिसर्च एंड कोलैबोरेशन पे ज्यादा फोकस हुआ। टीचिंग ओनली मॉडल से शिफ्ट होके हम लोग आए रिसर्च प्लस इनोवेशन को प्रायोरिटी देने के लिए। इंटरनेशनल जर्नल्स, पेटेंट्स, एमओयूज विद फॉरेन यूनिवर्सिटीज, ये सब ने कंट्रीब्यूट किया फॉर बेटर ग्लोबल विजिबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी आउटकम्स की देखोगे तो ये क्यूएस रैंकिंग जो है एम्प्लॉयबिलिटी को भी जज करता है, और इंडिया में अब ज्यादा एम्फेसिस है ऑन इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस में, जैसे इंटर्नशिप सेल्स, लाइव प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा। इसका रिजल्ट क्या हुआ? बेटर जॉब आउटकम्स, बेटर रैंकिंग। तो क्यूएस रैंकिंग्स में इंडिया की जंप एक रैंडम फ्लूक नहीं है, ये रिजल्ट है पॉलिसी, प्राइवेट इनोवेशन और पर्पसफुल रिफॉर्म्स का। हम इसका कुछ फ्यूचर इम्प्लीकेशंस भी देखेंगे, क्या चैलेंजेस है और कैसा रास्ता हम इससे निकाल सकते हैं वो भी देखेंगे। डिस्पाइट प्रोग्रेसेस, जो रैंकिंग बढ़ी भी है, अब इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। प्रोग्रेस तो हुई है, लेकिन कुछ कोर स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जो इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम को ग्लोबल टॉप टियर से दूर रख रहे हैं। आइए एक एक करके उसको अंडरस्टैंड करते हैं। फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, अ मेजर रेड फ्लैग। आज भी इंडिया का एवरेज फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो है 19:1, जबकि ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग वो 10:1 होना चाहिए। अब ये इम्बैलेंस से क्या होता है, लर्निंग एनवायरनमेंट डाइल्यूट हो जाता है, रिसर्च मेंटरिंग कॉम्प्रोमाइज हो सकती है एंड टीचर बर्नआउट हो जाते हैं। लैक ऑफ इंटरनलाइजेशन, क्यूएस रैंकिंग्स में फॉरेन फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स का परसेंटेज काफी वेटेज रखता है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी तक बहुत कम फॉरेन प्रोफेसर्स हैं, लिमिटेड इनबाउंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मोबिलिटी होती है। यानी कि ग्लोबल टैग मिलने के लिए सिर्फ कंटेंट नहीं, डाइवर्सिटी भी होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिसिट तो हमारे यहाँ हमेशा होती है। इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज को अभी भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, रिसर्च लैब्स, वर्ल्ड क्लास कैंपसेस, डिजिटल एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये सारे हब्स होना बहुत जरूरी है। क्यूएस के लॉन्ग टर्म कंपटीशन में अगर हमें टिकना है तो वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड टैकल दिस काइंड ऑफ चैलेंजेस। ये चैलेंजेस हमें बताते हैं कि क्यूएस रैंकिंग में रहना सिर्फ एक बार का काम खत्म करके नहीं है। इट नीड्स अ कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट्स एंड अ वेरी रिकैलिब्रेटिव विजन।
it needs. Very interesting topic. क्या आपको पता है कि जोमेटो, स्विगी, ओला जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले क्रोर्स ऑफ वर्कर्स लॉ में तो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन ऑफिशियल लेबर डेटा में एग्जिस्ट ही नहीं करते? ये क्या कहलाता है? रिकग्निशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इंडिया में गिग वर्कफोर्स बूम हो रही है। बाय 2029-30 एस्टिमेट्स के मुताबिक 23.5 मिलियन वर्कर्स गिग इकोनॉमी में होंगे। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के अंडर लीगली रिकॉग्नाइज किया गया था गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? लेबर डेटा सिस्टम जैसे पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है, उन्होंने ये नए वर्कफोर्स को रिफ्लेक्ट ही नहीं किया उसमें। गिग वर्कर्स अभी भी सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं, जिससे ना तो उनकी एग्जैक्ट काउंट होगी, ना उनको सोशल सिक्योरिटी नीड होगी, तो उनको ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे। सो जो डेटा ही नहीं है तो टारगेटेड वेलफेयर स्कीम से तो वो पूरा ही आउट हो जाएंगे। दिस डिस्कनेक्ट बिटवीन लीगल स्टेटस एंड स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन मींस कि पॉलिसी मेकर्स कांट डिजाइन एन इफेक्टिव वेलफेयर स्कीम्स फॉर देम, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स उन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, एंड वर्कर्स जो है हमेशा वल्नरेबल एंड इनविजिबल रहेंगे। अब ये जो हमारा डेटा है, ये जो टॉपिक हम अभी देख रहे हैं, ये इश्यू सिर्फ डेटा का नहीं है, इसमें हम एक डिग्निटी का भी थीम देखते हैं। अगर कोई काम कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है, जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन भी फेयर एंड इक्वल होना चाहिए। जब डेटा ही गलत हो तो हम लोग पॉलिसी क्या उम्मीद कर सकते हैं? और यही हो रहा है गिग इकोनॉमी के केस में। इंडिया का जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, जो एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक का सोर्स है, वो गिग इकोनॉमी की रियल पिक्चर को कैप्चर ही नहीं करता है। अब ये जो पैराडॉक्स है, विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड। गिग वर्कर्स जैसे फूड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स या राइड हेलिंग ड्राइवर्स काम करते हैं एल्गोरिथम ड्रिवन स्ट्रक्चर्ड शिफ्ट्स में, जहां टाइमिंग्स, टास्क और परफॉर्मेंस डिजिटल प्लेटफॉर्म कंट्रोल करता है, लेकिन फिर भी उन्हें हम सेल्फ एम्प्लॉयड के कैटेगरी में डाल रहे हैं, जहां उनके लिए ना कोई मिनिमम वेज है, ना कोई जॉब सिक्योरिटी है, ना कोई ईपीएफ है, नथिंग। यानी स्टेटस ऑफ सैलरी वर्कर बट प्रोटेक्शन ऑफ नन। इन बिटवीन कैटेगरी क्रिएट कर रहा है, बहुत ही डेंजरस पॉलिसी वैक्यूम क्रिएट करेगा ये, जहां पे गिग वर्कर्स की वल्नरेबिलिटी समझने वाला कोई ऑफिशियल मैकेनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये जो चार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे दिया गया है, उसमें भी देखिए गिग वर्कर्स की कंट्रोल ओवर वर्क सैलरीड लोगों के जैसे है, लेकिन सोशल सिक्योरिटी एक्सेस ऑलमोस्ट जीरो है, सेल्फ एम्प्लॉयड से भी कम है। मतलब जब तक क्लासिफिकेशन फ्लॉड होगा तो रिप्रेजेंटेशन भी फ्लॉड ही रहेगी, और जब रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तो पॉलिसी मेकिंग बहुत ही एक्सक्लूशनरी हो जाएगी, विच वी डोंट प्रेफर। पॉलिसी बनानी हो तो पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, और क्लैरिटी तभी आएगी जब टर्म्स के साथ सही तरीके से डिफाइन करेंगे हम। इस यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर में फर्क क्या होता है, और इस डेटा को एक्यूरेटली क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं। गिग वर्कर जो है वो ब्रॉड कैटेगरी है, जहां पे उसका मतलब होता है एनी पर्सन एंगेज्ड इन नॉन ट्रेडिशनल वर्क, टास्क बेस्ड शॉर्ट टर्म वर्क, जैसे फ्रीलांसर्स, पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्टर्स, ट्यूशन ट्यूटर्स एक्सेट्रा। प्लेटफॉर्म वर्कर्स होता है गिग का ही एक सबसेट। प्लेटफॉर्म वर्कर्स वो होते हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू काम ढूंढते हैं, जैसे उबर, स्विगी, जोमेटो एक्सेट्रा। ये लोग आपके जरिए, ऐप के जरिए मतलब टास्क लेते हैं, कंप्लीट करते हैं, और पेमेंट मिलता है उनको डिजिटली, लेकिन कंट्रोल उनके हाथ में नहीं होता। अल्गोरिदम उनका बॉस होता है, कौन सा टास्क मिलेगा, कितना टाइम में मिलेगा, क्या रेटिंग देंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब एक कोड से कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम हमने ये डिस्कस की है पहले भी कि कैसे पीएलएफएस या लेबर सर्वे में इन कैटेगरीज को एक्यूरेटली डिफाइन नहीं किया है, सबको ब्रॉड कैटेगरी में डाल दिया है, सेल्फ एम्प्लॉयड। अब क्या ऐप बेस्ड वर्कर सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो अपना काम खुद डिसाइड कर रहे हैं, पे स्केल खुद डिसाइड कर रहे हैं, परफॉर्मेंस उनकी इवैल्यूएट हो रही है नहीं एक्सेट्रा। तो जब लेबल गलत होगा तो पॉलिसीज भी इनएक्यूरेट होंगी। ये डेफिनेशन गैप डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में, या कोई मिनिमम वेज रेगुलेट करना हो तो उसमें भी इफेक्ट करेगा, और इंश्योरेंस पेंशन तो दूर दूर तक है ही नहीं पिक्चर में। So it becomes very important to define this platform workers.
तो अब तक हमने देखा कि गिग वर्कर्स लीगली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन डेटा सिस्टम में उनकी विजिबिलिटी है ही नहीं। तो ऑब्वियस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, कि हम सोल्यूशन कैसे ढूंढे इसका। रिफॉर्म्स ऐसे बनाए जो हमें अर्जेंटली चाहिए। वो क्या क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, अपडेट पीएलएफएस क्लासिफिकेशन। सबसे पहला काम, पीएलएफएस को मॉडर्नाइज करना होगा। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए डिस्टिंक्ट कैटेगरीज बनानी होगी ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड के एम्बिगुअस लेबल से बाहर आ सके। ये क्लासिफिकेशन अपग्रेड उन्हीं डेटा में विजिबल बनाएगा और पॉलिसी डिजाइन में उनको इंक्लूड करेगा। Then comes integrate gig specific questions। आज का गिग वर्क सिंपल नहीं है। लोग मल्टी ऐप पे काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्मल नहीं होते और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी बहुत होती है। तो सर्विस को भी रियल ग्राउंड रियलिटीज को कैप्चर करने वाला बनना पड़ेगा। Enable accurate tracking for policy design। Accurate data का एक ही फायदा होता है, ये अलाउ करता है गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड को ट्रैक करके सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स बनाना। अब ये जो ईपीएफ टाइप बेनिफिट्स होते हैं, उनको टेलर करके हम डिजिटल वर्कफोर्स को दे सकते हैं। ये वेलफेयर स्टेट की बेसिक जिम्मेदारी भी होती है एंड लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक इंक्लूजन के लिए बहुत जरूरी है। तो व्हाट वी हैव लर्नड इज डिजिटल इकोनॉमी तभी इंक्लूसिव बनेगी जब डिजिटल लेबर उनमें ऑफिशियली काउंट होंगे। रिकॉग्निशन बिना रिप्रेजेंटेशन एक बहुत ही हाफ रिप्रेजेंटेशन होगा, जो बहुत ही इम्पॉसिबल साउंड करता है व्हेन इट कम्स टू इंक्लूडिंग देम इन एनी काइंड ऑफ स्कीम्स, या कोई उनको कुछ इनिशिएटिव्स में भी लाना है एक्सेट्रा। So we have reached our last पार्ट ऑफ द सेशन। हमने क्या देखा, बहुत ही क्लियर मैसेज देखा कि इंडिया इज नॉट जस्ट रीचिंग टू द ग्लोबल चेंजेस, इट इज एक्टिवली शेपिंग देम। अगर वो ब्रिक्स हो या एआई टेक्नोलॉजी हो, हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स हो एक्सेट्रा, इंडिया अब एस्पायरेशन से एक्शन की तरफ बढ़ रहा है। सो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम टुडेज सेशन, एक असर्टिव फॉरेन पॉलिसी जहां पे इंडिया ग्लोबल साउथ के साथ एंगेज करके ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स को लेवरेज करके मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को शेप कर रहा है। ये डिप्लोमेसी अब नॉन अलाइन नहीं रही, नॉन डोमिनेटेड बन रही है। हमने देखा कैसे स्ट्रेटेजिक डोमेस्टिक पॉलिसी, हायर एजुकेशन, एआई जैसे और लेबर रिफॉर्म्स जैसे इनिशिएटिव्स में सक्सेस ला रही है। जब सिर्फ हम बिग अनाउंसमेंट्स नहीं करते हैं, डेटा ड्रिवन और इंक्लूसिव इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं। एम्बिशन तो है, बस जरूरत है स्ट्रेटेजी, स्केल की और सेंसिटिविटी की। What is the way forward for all of this? इंडिया का नेक्स्ट ग्रोथ फेज डिपेंड करेगा रोबस्ट गवर्नेंस फ्रेमवर्क पर, जो ग्लोबल पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करेगा और डोमेस्टिक डिलीवरी सिस्टम्स को रिस्पॉन्सिबल और इक्विटेबल बनाएगा। तो चाहे टॉपिक ग्लोबल हो या लोकल हो, आज का कीवर्ड क्या है, स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी। ये क्लैरिटी यूपीएससी के मेंस में, GS2, GS3, एसए में बहुत काम आएगी आपके। तो दिस वाज अ वेरी डीप डिस्कशन ऑन द फाइव टॉपिक्स टुडे। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए करंट अफेयर्स के साथ। अब तब तक के लिए यू हैव टू स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट, स्टे फोकस्ड, स्टडी वेल, रिवाइज। We'll see you tomorrow. Thank you for attending the session. Veranda IAS, where your dream becomes reality.